हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रूफ भी समझेंगे। काफ़ी इजी प्रूफ है। और दोस्तों, आज के इस टॉपिक में काफ़ी स्टूडेंट्स दो जगह पर गलती करते हैं। इस गलती पर भी वीडियो के लास्ट में ध्यान देंगे। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आइए फिर देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ए बी सी। ए बी को 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी सी को 3 सेंटीमीटर। तो बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी को निकाल सकते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया, ओरिजन 1 2 3 4, ये 5। तो 3 को हम ए मान लेते हैं और 4 को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी आसानी से हम ए बी की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी किस प्रकार निकल जाएगा, ए बी बराबर ओ बी में से घटा लो ओ ए को, तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो ओ बी कितना है, ये 4 यूनिट है और ओ ए 3 यूनिट, तो ए बी आ जाएगा 1 यूनिट। इसी प्रकार हम वाई एक्सिस के किसी भी इंटरवल की डिस्टेंस पता कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो वे दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ना हो, तो फिर कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच की। जैसे कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसे नाम दे देते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसे नाम दे दिया Q, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, इस प्रकार पी क्यू के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। अब हम दोस्तों इस फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं। तो काफ़ी आसान प्रूफ है। ये हमने फिर से एक ग्राफ बनाया, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इसे P नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 और y1। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसे Q नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 मान लिए। अब हम P और Q को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर, यहाँ पे A नाम दे देते हैं और Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर, इसे यहाँ पे B नाम दे देते हैं। अब हम P पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो ये वाली लाइन हो जाएगी और यहाँ पे ये नाम दे देते हैं हम R। अब आप यहाँ पे देखो, ओ ए तो है x1 यूनिट, ठीक, और ओ बी कितनी हो जाएगी x2 यूनिट, और पी ए कितनी हो जाएगी y1 यूनिट, और जितनी पी ए होगी उतनी ही आर बी होगी। तो y1 के बराबर में हम लिख देंगे ये डिस्टेंस आर बी की भी है, और क्यू बी हो जाएगी y2 यूनिट। अब हम ए बी डिस्टेंस पता करते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगी, तो ए बी इस प्रकार निकल जाएगी, ओ बी में से ओ ए घटा लो, तो ओ बी कितना आया है x2 और ओ ए x1। तो दोस्तों, ये डिस्टेंस आ गई ए बी की। जितनी ए बी होगी उतनी ही पी आर होगी, तो इसके इक्वल में हम पी आर भी लिख देंगे कि ये डिस्टेंस ए बी की भी है और यही डिस्टेंस पी आर की भी है। अब हम निकालते हैं क्यू आर। क्यू आर कैसे निकलेगा, क्यू आर इस प्रकार निकल जाएगा, क्यू बी में से घटा लेंगे हम आर बी। तो क्यू बी कितना है y2 और आर बी कितना है, आर बी ये हमारा आया है y1। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू की तो वैल्यू हमें निकालनी ही है, तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू रखो। पी आर कहाँ पे है, देखो ये रहा, पी आर की वैल्यू है x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू रखो। तो क्यू आर की वैल्यू कहाँ है, ये रही क्यू आर की वैल्यू जो कि है y2 माइनस y1, तो रख दो यहाँ पे y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब ये वाला पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो अगला स्टेप आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, हैंस प्रूव्ड। और दोस्तों ये तो 2D का फॉर्मूला है, 3D में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3D के पॉइंट हों, ये P पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और z1, इसमें तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया z, और ये Q पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मान लिए x2 y2 और z2। ये अब हमें PQ की डिस्टेंस पता करनी है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी इससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पे z नहीं था तो फॉर्मूले में भी z नहीं आया, यहाँ पे z आ गया तो फॉर्मूले में भी z आ जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा। तो यहाँ पे PQ बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये वाला फॉर्मूला 3D का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम दोस्तों इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि इस टॉपिक में स्टूडेंट्स कहाँ पर दो जगह ज़्यादातर गलती करते हैं। तो देखो, जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है तो वह प्लस माइनस दोनों में बाहर निकलती है। जैसे मैंने लिखा ये स्क्वायर रूट 25, तो यहाँ से प्लस माइनस 5 दोनों बाहर निकल कर आएंगे, तो मतलब ये हुआ कि इसका +5 भी आंसर है और इसका -5 भी आंसर है। तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायर रूट 36, तो इसमें से बाहर निकलेगा +-6, तो इसका +6 भी आंसर है और इसका -6 भी आंसर है। अब ये समझो कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ये फिर से हम स्क्वायर रूट 25 ही ले लेते हैं। अब इसकी हम दो फॉर्म बना लेते हैं। एक फॉर्म में तो हमने लिख दिया +5 का स्क्वायर, एक फॉर्म में हमने लिख दिया -5 का स्क्वायर। तो दोस्तों बात तो वही है कि 5 का स्क्वायर भी 25 और -5 का स्क्वायर भी 25, तो ये तीनों टर्म एक ही हैं। अब इसमें से क्या बाहर निकल आएगा? ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो यहाँ से +5 बाहर निकल आया और यहाँ से -5 बाहर निकल आया। तो दोस्तों इसलिए ही कहा था कि जब कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है तो वह प्लस और माइनस दोनों में बाहर निकल कर आती है। अब समझो कि स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं। जैसे मान लिया उन्हें किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए आ जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ही सोल्व करेंगे। मान लिया कैलकुलेशन करते करते लास्ट में उनका PQ बराबर स्क्वायर रूट 25 आ गया, तो वो इस स्टेप के बाद में एकदम से लिख देते हैं कि PQ = 5। यहाँ पे वो दो एक स्टेप कट कर देते हैं। तो इसके बाद में हमें ये करना होता है कि PQ = ±5, और उसके बाद में ये लिखना होता है कि PQ +5 भी है और PQ -5 भी है। अब आप दोस्तों छोटी से छोटी चीज़ की भी लेंथ मेज़र करने की कोशिश करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो आएगी ही आएगी। इसलिए ही कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की लेंथ ना तो कभी 0 हो सकती है और ना ही निगेटिव हो सकती है। तो अब आप यहाँ पे देखो PQ क्या है? PQ लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है। तो उसी बात को हम इसके नीचे लिखेंगे कि बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी निगेटिव। इतना लिखने के बाद में इसे क्रॉस का साइन मार देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में ये पॉजिटिव वैल्यू उठा लेंगे। तो ऐसे करना होता है। अब दूसरी गलती यह करते हैं कि यहाँ पे ही वो आंसर लिखते हैं। ये क्या है? ये लेंथ है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो SI यूनिट होती ही होती है, लेकिन कोऑर्डिनेटों की वजह से हमें यहाँ पे पता नहीं है कि SI यूनिट मीटर में है, सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है। ये पता ना होने की वजह से हम इसके आगे यूनिट्स लिखेंगे। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ पे इसके आगे यूनिट्स नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे, और यदि आपने ये स्टेप कट कर दिए, डायरेक्ट ये लिख दिया, तो नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन इस चीज़ से थोड़ा अलग इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। अगर आप ये भी स्टेप बीच में लिखोगे तो एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। और दोस्तों जब किसी एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ जाता है तो वह आगे के क्वेश्चन को काफ़ी लाइटली चेक करने लगता है, जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता ही है। तो दोस्तों यदि आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मैथ में आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी सुझाव हमें अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।